हाँ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा जी कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और आज की क्लास में क्या रहेगा, आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या मिलेगा, उसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है, कितने कंपोनेंट से मिलके बनता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन से हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो क्या बनेगा, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। तो इस टाइप के हमने काफी सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन जिसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे तो ये 11th में भी पढ़ी हुई है, पर कंसंट्रेशन टर्म्स को मैं यहाँ डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों को परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन, ये 7 कंसंट्रेशन टर्म, 8 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को पढ़नी है इसमें। ठीक है, उसके बाद टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी में हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं, यहाँ पर कुछ लॉज आएंगे, हेनरी लॉ, फिर आगे जाके राउट्स लॉ, वो सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ने हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी किसके पढ़ने हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस के। वेपर प्रेशर पढ़ने हैं लिक्विड सॉल्यूशन के। क्या पढ़ना है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो चैप्टर में पूछा करता है, तो 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना ही आना होता है। कभी 3 मार्क का पूछा जाता है, कभी अगर ये चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का कुछ न्यूमेरिकल पूछ लेगा अलग से किसी से, या फिर 2 मार्क की थ्योरी पूछ लेगा तो 3 मार्क का न्यूमेरिकल, मतलब कुछ भी इस हिसाब से रख सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद लास्ट में हमको एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। और ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी गलत कर जाओगे, तो ये टॉपिक भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है मेनली, इस चैप्टर को हम इस तरीके से डील करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ भाई, देखो बेटा, सॉल्यूशन होता क्या है, किसे कहेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो परिभाषा दी जाती है वो क्या है कि सॉल्यूशन बेटा जी होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इसका 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है कि ऐसा मिक्सचर जहां पर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज भी, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर सेम होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मान लो कोई ए कंपोनेंट है, ठीक है, और कोई बी कंपोनेंट है, और ये ए और बी को मैंने मिला दिया, और ए और बी को मिलाने के बाद बेटा जी यहां पर मेरा कोई सोल्यूशन बन गया। कोई एक सब्सटेंस है, कोई बी सब्सटेंस है, उन दोनों को मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद सोल्यूशन बना। अब सोल्यूशन बना तो इस लिक्विड में मैं एक मॉलिक्यूल सरफेस से उठा लूं, जो टॉप लेयर है, टॉप सरफेस से उठा लूं, एक मॉलिक्यूल बेटा जी मैं बीच में से कहीं से उठा लूं, और एक मॉलिक्यूल मान लो मैं नीचे से कहीं से उठा लेता हूं। ठीक है, तो चाहे मैं कहीं से भी, थ्रू आउट द सॉल्यूशन का मतलब है कि कहीं से भी, चाहे मैं यहां से उठा लूं, चाहे मैं यहां से उठा लूं, चाहे मैं यहां से उठा लूं, इन तीनों मॉलिक्यूल की, इन तीनों पार्टिकल की प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम होगी। इनका कंपोजिशन भी सेम है और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी।
ठीक है, सॉल्यूशन का मोटा माटी एग्जांपल समझ में आ गया कि होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर मेरा ये होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन बनता कैसे है? तो सॉल्यूशन बनता कैसे है भाई, जरा ध्यान से देखना। सबको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन बेटा जी बन जाया करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई किसे सॉल्यूट कहेंगे किसे सॉल्वेंट? बहुत आसान है। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो लेस क्वांटिटी में हो, सॉल्यूट उसे कहते हैं जो लेस क्वांटिटी हो। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट उसे कहेंगे जो ग्रेटर क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट होगा, जो ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। किस टाइप के एग्जांपल्स में ये फिट होगा, जरा ध्यान से समझो। मान लो मैंने इथेनॉल को पानी में मिलाया है। अब इथेनॉल भी मेरा लिक्विड है, पानी भी मेरा लिक्विड है, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार मान लो मैंने ऐसे 90 ml इथेनॉल ले लिया और ये मैंने 10 ml वाटर ले लिया। तो 90 ml इथेनॉल ले लिया तो इस केस में इथेनॉल एक्ट करेगा बेटा जी एज अ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने वाटर ले लिया 90 ml और इथेनॉल ले लिया 10 ml, तो इस केस में वाटर मेरा एज अ सॉल्वेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर है? तो जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस की मेनली हम बात करते हैं, वहां पर बेटा जी ये फंडा फिट बैठेगा कि जो मेरा ग्रेटर क्वांटिटी में होगा वो मेरा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप कि ये नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक थ्योरी और है, वो बताती है कि सॉल्वेंट क्या होगा, क्या हमारा सॉल्यूट होगा। वो क्या कहती है कि मान लो कोई सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड मतलब मान लो जैसे मैंने बेटा जी NaCl ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, इस टाइप का कोई सॉल्यूट मैंने ले लिया। और सॉल्वेंट मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, तो वाटर लिया, वाटर कैसा है? लिक्विड है। तो ध्यान से समझना, ये थ्योरी बोलती है कि सॉल्यूशन का फेज होगा कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, वो गैस है, दैट विल डिसाइड द सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब यहां पर सॉल्यूशन का जो फेज आया वो मेरा क्या आया? लिक्विड आया। क्लियर है? और सॉल्यूशन का जो फेस है वो मेरा लिक्विड आया। सॉल्यूशन का फेस मेरा लिक्विड आने का मतलब है कि हाँ, जो मेरा सॉल्वेंट है वो वाटर है। अगर किसी तरह इनको मिलाने से, मेरा किन्हीं दो चीजों को मिलाने से मेरा सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फेस में आ जाता, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से जो सॉलिड फेस में होता, मतलब जो सॉलिड फेस में होता उसको मैं क्या कंसीडर करता? सॉल्वेंट कंसीडर करता। ध्यान से समझ लो कि सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करेगा। सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो जो दो चीजों को मिलाया उनमें से जो लिक्विड है वो मेरा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, पेशेंस रख के समझते रहना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन जरूरत है, ये सब भी। अब जब से इन्होंने MCQ रखे हुए हैं, आपके MCQ आने वाले, उसमें बहुत चीजें पूछता है इसमें से। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे, उसमें तो बहुत सी कहानियां हैं जो पूछ सकता है वो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन को अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में करें तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हम उसको दो कैटेगरी में मेनली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशंस, एक होंगे मेरे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस।
कौन से होंगे बेटा जी एक्वा सॉल्यूशन? जिसमें भाई सॉल्वेंट ऑलवेज पानी रहेगा। सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा? वाटर। वाटर एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर रहेगा। सॉल्वेंट अदर देन वाटर। क्या एग्जांपल है भाई अदर देन वाटर है? तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी डिस्कस करना है आगे जाके। इसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन? तो भाई साहब क्या करते हैं, 2 या 3% आयोडीन लेते हैं, उसको हम लोग अगर मिक्स कर देंगे इथेनॉल में। अब इथेनॉल तो मेरा पानी नहीं है ना, तो अदर देन वाटर की बात कर रहे हैं, तो अगर आयोडीन को हम इथेनॉल में डिसॉल्व कर देंगे तो वो क्या बनाएगा मेरा? टिंचर ऑफ आयोडीन। इन दोनों का मिक्सचर मेरा टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। क्लियर है? और एक कैटेगरी का देख लेते हैं, ठीक है। ये मेनली आपके जो कोर्स में वही वही चीजें बता रहा हूं, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है, ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। क्या है कंपोनेंट्स? मान लो भाई आपने एक जगह ए और बी दो ही कंपोनेंट लिए हैं जिससे आपने सॉल्यूशन बनाया है। एक जगह आपने ए भी ले लिया, बी भी ले लिया और सी कोई चीज ले ली, उससे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है। तो ए जमा बी, एग्जांपल ले लो, NaCl ले लिया, पानी ले लिया। तो कंपोनेंट्स कितने हैं मेरे? 2 कंपोनेंट भाई, एक नमक ले लिया और एक पानी ले लिया। तो 2 कंपोनेंट के इस तरीके के मिक्सचर को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोला करेंगे। ठीक है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। और 3 क्या ले लिया? लो भाई NaCl था, पानी था, ग्लूकोज और ले लिया। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन अगर मैंने ले लिए, 3 कंपोनेंट मैंने ले लिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। हालांकि अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। हम लोगों को टर्नरी वर्नरी सॉल्यूशंस कुछ नहीं देखने। क्लियर है? नोट कर लिया होगा? आगे चलते। अब जो टॉपिक है उससे 100% आने के चांसेस हैं। कहां पे भाई? MCQ में बहुत पूछा जाता है। MCQ में बहुत पूछा जाएगा, मेनली एग्जाम्पल पूछा जाता है। हालांकि आप देखोगे कि यही सेम चीज हमको थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री में भी आगे जाके चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, उसमें भी हम लोग इसको डील करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहां पर हमको पढ़ना जरूरी है। तो लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के टाइप्स। अब ध्यान से समझ, वैसे पूरे चैप्टर में हमको लिक्विड सॉल्यूशंस की भरमार करनी, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब अगर मैं कोई सॉल्यूशन बोल रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब मैं पहले से ही ये मान के चल रहा हूं कि मेरा सॉल्वेंट यहां पर क्या रहा होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट मेरा क्या रहा होगा? लिक्विड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का फेज मुझे बताएगा, सॉल्यूशन का जो है वो फेज मुझे बताया करेगा कि मेरा सॉल्वेंट क्या है। अब लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड है, इसका मतलब सॉल्वेंट मेरा लिक्विड होगा। क्लियर है? सॉल्यूशन का फेज मुझे बताएगा कि मेरे पास सॉल्वेंट क्या है। अब सॉल्यूशन का फेज मेरे पास लिक्विड है तो सॉल्वेंट मेरा लिक्विड होगा। क्लियर? सॉल्यूट भाई कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट हो सकता है आपका गैस हो जाए, सॉल्यूट आपका हो सकता है सॉलिड हो जाए, ये तो लिक्विड ही रहेगा। सॉल्यूट आपका हो सकता है लिक्विड और लिक्विड ही रहे। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल क्या क्या है? गैस, लिक्विड, सबको पता है। ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी में, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर है? हम लोगों को पता है सारी एक्वेटिक लाइफ चली इसमें रही है, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही वो लोग इनहेल करते हैं, उसी हिसाब से जिंदा है। तो सारी एक्वेटिक लाइफ इससे चल रही है। ठीक है, और सॉलिड इन लिक्विड डेली का एग्जांपल है, नमक घुलता ही है पानी में। NaCl मेरा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं इसको। ठीक है, प्योर सॉलिड। ठीक है, वो देखेंगे आगे सॉलिड स्टेट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। तो NaCl जब पानी में डालेंगे, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है इसका।
NaCl जब पानी में डालेंगे तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इसका एग्जांपल हो गया। अगला लिक्विड एंड लिक्विड, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर है। एल्कोहल को घोल दो पानी में, सभी को पता है भाई साहब। इथेनॉल को पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल मेनली याद रखना। और आपको कोई किसी भी तरीके से पूछेगा, बोला एग्जांपल दे देगा और बोलेगा ये बता दो ये बता दो, इसमें क्या है इसमें क्या है, तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, MCQ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। अगर बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का फेज क्या है, अब देखो यहां पर सॉल्यूशन का मेरा फेज क्या है, सॉलिड। तो सॉल्यूशन का फेज सॉलिड है, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि अब जो मेरा सॉल्वेंट होगा, अब जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड। ठीक बात है। और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट यहां पर भी गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट मेरा लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सॉल्वेंट मेरा सॉलिड ही रहेगा, क्लियर है। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट है पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस कैसे होती है, थोड़ा मोटा माटी समझ लो कि जो एटम्स की जो पैकिंग होती है उसमें कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स छूट जाती हैं। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को कि एटम्स की जो पैकिंग होती है उसके बीच में कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स छूट जाती हैं, उस साइड्स में वो गैसेस आके डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व क्या होती है, मतलब ये आके वहां पर रुक जाती है, वहां पर रख जाती है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट हमारा गैस होगा तो इसको सॉलिड सॉल्यूशन में गिना जाएगा, क्लियर है। आगे लिक्विड इन सॉलिड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर इसकी जरूर बात करेंगे। क्या है, सोडियम प्लस मरकरी, सोडियम प्लस मरकरी। Hg लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, अकेला मेटल, और सोडियम जो है वो मेटल सॉलिड है। तो सोडियम मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट, सोडियम क्या हो गया, सॉल्वेंट, मरकरी हो गया सॉल्यूट। तो इसको हम बोलते हैं एमेलगम। क्या फॉर्म करता है बेटा जी, एमेलगम। ध्यान में रखना इस चीज को। अगला है सॉलिड इन सॉलिड, बहुत अच्छे से पता होगा, मोस्टली सभी को पता होगा ज्यादातर। एलॉयज, एलॉयज जो होते हैं वो मेरे, एलॉयज क्या होते थे, किसी जमाने में पढ़ा होगा। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो उनको बेटा जी हम लोग एलॉयज कह दिया करेंगे, क्लियर है। इसको नोट कर लिया होगा फटाफट। अब लास्ट हम फटाफट गैसेस सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं एक बारी, इंपॉर्टेंट है वो, गैसेस सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड वाला नहीं मिट हो रहा अभी। गैसियस सोल्यूशन, फिर से अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई, यहां पर सॉल्वेंट तो गैस ही होना है, गैस ही रहेगी, गैस ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछता है बहुत ज्यादा वो। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो सकता है भाई, गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत पूछता है। गैस इन गैस सबको पता है, एयर, एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। जनरली हम दो मिक्सचर को लिख देते हैं, बोलो भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, वो भी मेरा सोल्यूशन है, क्लियर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। अब ये कई तरीके के कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाएंगे हमारे पास, NO2, N2O, N2O3, N2O5 और कौन सा छोड़ दिया, NO, इस तरीके के दुनिया भर के कंपाउंड बना सकते हैं। अगर सॉलिड डाल दिया गैस में तो ध्यान रखना, कैम्फर, कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन देखो आपको नाइट्रोजन ना तीनों एग्जांपल में मिलेगी, क्यों, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा नेचर में पाई वही जा रही है, तो फिर सबसे ज्यादा वो उसी का यूज होता है, उसी के बारे में हमको ज्यादा नॉलेज रहती है, तो वही रहेगा। अब लिक्विड इन गैस, कि मेरा सॉल्यूट तो लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट मेरा गैस है, तो इसका एग्जांपल ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, फिर से नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मेरा लिक्विड फॉर्म में हुआ करता है और नाइट्रोजन मेरा गैसियस फॉर्म में हुआ करता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर चाहो तो और भी देख, जैसे डस्ट, स्मोक, ये जो होता है सर्दियों वर्दियों में, वो भी मेरा इसी का होता है। जितने भी मेरे पार्टिकल होते हैं स्मोक में, वो सारे सॉलिड्स होते हैं और नॉर्मली गैसेस ही होती, गैस मेरा सॉल्वेंट है ही है, तो वो भी मेरा इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ गए, ठीक है। तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, लगभग खत्म, हमने सारे चीज क्लियर कर ली है जो जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ध्यान से समझना एक एक चीज को। आगे हम पढ़ रहे हैं अब कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जरा उनको डील करते हैं। हालांकि कंसंट्रेशन टर्म्स अगर बेसिकली मतलब अगर बहुत आसान भाषा में बताऊं तो सॉल्यूट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या है? सॉल्यूट को क्या हो सकता है भाई कि मान लो हमने नमक लिया, पानी में घोलना है नमक, अब नमक कम घोला है तो क्या हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। नमक ज्यादा घोल दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो नमक मेरा सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें कंसंट्रेशन टर्म्स बताता है। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं इसको। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला हमको जो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं आज की क्लास में परसेंटेज वेट बाय वेट भी डिस्कस करूंगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी, तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना इसको। क्या कहता है परसेंटेज वेट बाय वेट? परसेंटेज वेट बाय वेट अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो बोलता है मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जो भी सॉल्यूट आपने डाला है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब टोटल मास सॉल्यूशन का आ जाएगा। लो सॉल्यूट सॉल्यूट पे लिख लो इसको, लो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन असल में हमको समझना है इसका सिग्निफिकेंस कि भाई अगर एग्जाम में मेरे को ऐसे बोल दिया कि 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हमसे यही बोलेगा, ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट है टोटल मास दे देगा, ये नहीं, इससे खेलेगा वो। बोलेगा 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है, तो देखो क्या करेंगे, तो 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है, परसेंट जहां भी आए, कोई भी चीज परसेंट में आए, अभी आज मैं 3 कराऊंगा चीजें, तीनों में देख लेना, परसेंट जहां भी आए तो मतलब 100 में से है, 100 में से काम कर रहा है, तो 100 का कहीं से है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम नमक डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि मेरे 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम मेरे पूरे सोल्यूशन में 5 ग्राम मैंने NaCl डिजोल्व कर रखा है। तो ये मुझे क्या बताएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट के बारे में। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। सिग्निफिकेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? यहां से हमें 5 ग्राम NaCl पता लग गया, NaCl का मोलर मास हम लोगों को पता होता है, फिर उससे मोल और उससे आगे की चीजें, आगे हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, तो आगे की बहुत सी चीजों के बारे में हमें उसे पता लगेगा। तो सिग्निफिकेंस याद रखना, 5% बोले, 10% बोले, 15%, कुछ भी बोले, तो ये हमें याद रखना है कि परसेंटेज का मतलब कैसे होगा? 100 से। तो 100 ग्राम अगर टोटल है, क्योंकि वेट है तो ग्राम में लेंगे, अगर 100 ग्राम मेरा टोटल है तो 100 ग्राम में से 5 ग्राम मेरा जो भी मेरे पास सॉल्यूट है दिया रहेगा। अगर NaCl की जगह ग्लूकोज दिया होता तो ग्लूकोज हो जाता, मान लो यूरिया दे दिया तो यूरिया हो जाता, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया?
अगला जो हमको टर्म पढ़ना है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है भाई, फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या कहता है। ये बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहा करेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो 100 में से। ठीक है, ध्यान में रखना। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझना। अब यहां पर हमें ऐसे बोल दे, मान लो ऐसे बोल दे 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन। तो सिंपल से याद है, सिग्निफिकेंस अब समझ में आ ही गया होगा। वहां पर वेट बाय वेट था तो 100 ग्राम लिया था, यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, एमएल में लेंगे तो हम यहां बोलेंगे 5 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या 100 ml सोल्यूशन में मेरा 5 ml मैंने इथेनॉल जो है डिसॉल्व कर रखा है। इथेनॉल पता ही है, सभी को पता है, C2H5OH। ठीक है, तो 5 ml इथेनॉल मैंने डिसॉल्व कर रखा है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। क्लियर है? परसेंटेज वेट बाय वेट देख लिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लिया, नोट भी कर लिया होगा। अच्छा बोलो 5% ही दे रहे हो सर बार बार ये इस तरीके के। भाई ये इंपॉर्टेंट है। अभी जितने क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। पहले मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी उसके इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसकी एक अलग से वीडियो बना के वो डालूंगा। तो 5 ml इथेनॉल डिसॉल्व है 100 ml सोल्यूशन में। तो यहां से हम लोग, हमें इससे मतलब नहीं है 5 ml, हमें क्या है अब ये 5 ml पता लग गया तो यहां से हमें इसका वॉल्यूम पता लग गया। हो सकता है कि वहां से वो मोलैरिटी निकलवा रहा हो किसी की हो सकता है डेंसिटी वगैरह के बारे में हमें चर्चा करें, तो हम बहुत सी चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस तरीके से कुछ नहीं पूछेगा, पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, लास्ट जो हमें आज देखना है। ठीक है, चलो आगे हमें देखना है तीसरा हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या देखना है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान समझो भाई, ऊपर बोल दिया वेट और नीचे क्या ले गया? वॉल्यूम। ध्यान से समझना इस चीज को। क्या बोलेगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या मतलब है? वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर सोल्यूट का रख देगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुणा में 100। भाई कुछ भी हो, चाहे परसेंटेज तो दे ही रखा है ना, तो 100 तो साथ में रहेगा ही। अब क्या है, बोलो 5% ले लेना। ठीक है, 2% वेट बाय वॉल्यूम, 2% वेट बाय वॉल्यूम, मान लो ऐसे बोल दिया यूरिया सोल्यूशन, 2% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया का सोल्यूशन। क्या होता है यूरिया? यूरिया भाई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत यूज होता है। NH2CO NH2 इसको हम लोग यूरिया बोला करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई 2 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है, 2 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? 2 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है किसमें? 100 ml में सॉल्यूशन में। अब यहां से ना कोई ये मत बोलना कि भाई सॉल्वेंट का क्या निकलेगा, मास निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मेरा मास है, वो मेरा वॉल्यूम है, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। क्लियर है? ये मेरा मास दे रखा है, ये मेरा वॉल्यूम दे रखा है। हाँ, अब वो क्वेश्चन में हमें कुछ डील कराएगा, मान लो हमें डेंसिटी दे देगा, तो डेंसिटी से हम टेकेंगे, अच्छा ठीक है डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, तो मास बटे वॉल्यूम से चाहे वॉल्यूम हम निकाल लें चाहे मास हम लोग निकाल लें, उसके हिसाब से हम बाकी चीजें बाद में निकाल सकते हैं। लेकिन ये कभी भी इंटर रिलेट नहीं हो सकती ये चीजें, ध्यान में रखना। कहीं और से बोले 2 ग्राम यूरिया है, 100 ml सोल्यूशन है, तो 98 मेरा पानी हो गया ना, गलत चीज है, वो नहीं निकलेगा यहां से। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है और ये ml में है। ठीक है भाई? ठीक है, तो बस आज के लिए अब ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स, इंट्रोडक्शन हो गया है सोल्यूशन चैप्टर का।
कल देखो हम कल क्या करेंगे, आगे आने वाली क्लास में हम लोग इसके बाद जो बाकी की हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स बची हुई हैं, कौन कौन सी बच गई हैं पहले वो देख लेते हैं। भाई हमारा बच गया मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर में पूरा मोल फ्रैक्शन के साथ खेलना है। उसके बाद मोलैरिटी, ठीक है, फिर मोलैलिटी को देखेंगे, मोलैलिटी भी बहुत काम आने वाली है। उसके बाद नॉर्मैलिटी भी देखेंगे, हालांकि देखा जाए तो सीबीएसई में नॉर्मैलिटी से क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो हमें देखना है, ठीक है। नॉर्मैलिटी भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगली क्लास में थोड़ा सा हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और चैप्टर के अंदर फिर हम धीरे धीरे घुसते चले जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लॉज वगैरह वो सब जो भी चीज़ें हैं वो बाकी की चीज़ें हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इतना नोट करना, ठीक है, इतना पढ़ना। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे।